च 189 नमकरण। फिर उसकी कमर और पीठ पर अपने होंठ फिराने लगा। विवेक के गर्म होंठ जैसे ही जीविका को अपने बदन पर महसूस हुई, उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह झट से पलट गई और विवेक के सीने में खुद को छिपा लिया। उसके इस रिएक्शन पर विवेक स्माइल करते हुए उसे अपनी बाहों में कस लिया और उसके सिर पर प्यार से किस करने लगा। अब आगे, रात का वक्त। दिन के बाद वन्या, बेबी, वेद और यक्षित बेडरूम में थे। यक्षित अपने सारे काम निपटा चुका था। उसका दिन के बाद का बेड टाइम हमेशा अपने बच्चों के लिए होता था। यक्षित काम की वजह से पूरा दिन ऑफिस में ही बिजी रहता था। पूरे सिन्हानिया अंपायर्स की जिम्मेदारी यक्षित के कंधों पर थी, इसलिए काम के चक्कर में वह कभी कभी खाना खाना भी भूल जाता था। वन्या ये बात जानती थी, इसलिए वह रोज यक्षित को कॉल करके पूछती थी कि उसने खाना खाया या नहीं। इस वक्त बेड पर बेबी प्रिंसेस अपनी मम्मा की गोद में थी। वहीं नन्हा सा वेद अपने डैडी के सीने से चिपका हुआ था। यक्षित ने अपने हाथों में एक स्टोरी बुक ली हुई थी। आज वह अपने नन्हे शहजादे को कहानी सुनाने वाला था। वैसे तो वह रोज वेद को बेड टाइम स्टोरी सुनाया करता था, पर पिछले 2 दिनों से काम में बहुत बिजी होने की वजह से लेट नाइट घर आ रहा था। तब तक बच्चे सो चुके होते थे, बस उनकी मम्मा ही उनके डैडी का वेट कर रही होती थी। आज यक्षित नन्हे वेद को स्टोरी सुना रहा था। जनरली उनकी नन्ही प्रिंसेस इतने टाइम तक सो चुकी होती थी, पर आज वो भी जाग रही थी। वेद तो स्टोरी ध्यान से सुन ही रहा था, पर बेबी प्रिंसेस का ध्यान भी अपने डैडी के चेहरे की तरफ ही था। वन्या ने इशारे से यक्षित को उसकी नन्ही प्रिंसेस की तरफ देखने को कहा। बेबी को अपनी तरफ देखता देख यक्षित के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने झुककर बेबी के गुलाबी गालों को प्यार से चूम लिया। वेद जो अपने डैडी के सीने में छिपा हुआ था, वह अपना चेहरा निकालकर बेबी प्रिंसेस की तरफ देखते हुए बोला, पीछे जब आप बले हो दाओगे ना तो डैडी आपको भी मिली तले इचतोली छुनाएंगे। अपने बड़े भाई की बातें सुनकर बेबी के छोटे से गोल चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह वेद की बातें समझ रही हो। नन्ही प्रिंसेस को प्यार करने के बाद यक्षित वेद को स्टोरी सुनाने लगा। वेद अपने डैडी की तरफ ही देख रहा था। वह उनकी तरफ देखते हुए ही बोला, डैडी त्या लेबित तो कछुए से ज्यादा पावरफुल था, फिर वो हाल क्यों गया? वेद ने अपने डैडी की तरफ देखते हुए मासूमियत से पूछा। वेद के इस सवाल पर यक्षित उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, क्योंकि बेटा रैबिट में अपने पावर को लेकर घमंड आ गया था। वह अपनी पावर के आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। वेद जो अपने डैडी की बातें ध्यान से सुन रहा था, वह बीच में बोला, पर डैडी अच्छा वेली बैड। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तो बस उसने अपने घमंड के कारण रेस में बीच रास्ते में ही सो गया और कछुआ तो बहुत हार्डवर्क करता था हमेशा की तरह, इसलिए वो विनर बन गया। उद्धरण चिन्ह। कहानी खत्म होते ही वेद के चेहरे पर क्यूट सी स्माइल आ गई। अब तक उसकी पलकें भी भारी होने लगी थी। यक्षित ने उसके सिर पर प्यार से सहलाते हुए अपने सीने में छिपा लिया। वेद थोड़ी ही देर में नींद की आगोश में चला गया। यक्षित ने देखा कि स्टोरी सुनते सुनते वन्या भी बेबी प्रिंसेस को गोद में लेकर ही सो चुकी है। अपनी दुनिया को यूं सुकून से सोता देख यक्षित के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने बारी बारी से तीनों के माथे को चूम लिया, फिर वेद को ठीक से बेड पर सुलाया। फिर नन्ही सी प्रिंसेस को उसकी मम्मा की गोद से लेकर बेड पर सुला दिया और उसे उसके बेबी ब्लैंकेट से कवर कर दिया। फिर लास्ट में अपनी वाइफी को भी सुलाकर ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर दिया। फिर वो खुद भी वेद को हक करके सो गया। रात के 1 बजे यक्षित को अपने गालों पर 2 नन्हे नन्हे हाथ महसूस हुए। जब उसने आंखें खोली तो ये उसका प्यारा बेटा वेद था, जो बेड पर आलती पालती मारकर बैठा हुआ था और अपने डैडी को जगाने की कोशिश कर रहा था। यक्षित आहिस्ते से बेड से उठ गया और वेद के नन्हे नन्हे कंधों को अपने हाथों से पकड़ते हुए धीरे से बोला, क्या हुआ बेटा? आप इतनी रात को क्यों जाग रहे हो? क्या आपको भूख लगी है? उद्धरण चिन्ह। वेद ने मासूमियत से नामे सिर हिला दिया। उसका नींद से भरा हुआ छोटा सा चेहरा और भी ज्यादा क्यूट लग रहा था। वह धीरे से बोला, डैडी वेदांश को छू छू आई है। जनरली वेद की उम्र के बच्चे नींद में बिस्तर गीला कर देते हैं, पर वेद बाकी बच्चों से अलग था। वह अपनी उम्र के हिसाब से काफी समझदार था। अब तो वह अपना बहुत सा काम अकेले ही कर लेता था। यक्षित जानता था कि इसके पीछे वेदांश की मम्मा है, वरना वन्या के आने से पहले वेद को संभालना पूरे सिन्हानिया मेंशन के आदमियों के लिए भी मुश्किल हो जाता। कभी कभी तो वह आराम से खाना खा लेता था, पर कभी कभी तो उसे खाना खिलाने में सिन्हानिया परिवार के सारे आदमियों की बैंड बज जाती थी। उनका ये नन्हा शहजादा उनकी नाक में दम कर देता था। पर जब से वेद की मम्मा उनकी लाइफ में आई थी, तब से वेद काफी समझदार हो गया था। यक्षित वेद को अपनी गोद में लेकर वॉशरूम की तरफ चला गया।
फिर थोड़ी देर बाद वापस आया और वेद को बेड पर अच्छे से सुला दिया। वन्या और उनकी बेबी प्रिंसेस अभी गहरी नींद में सो रही थी। वेद भी अपने डैडी को हक करके सो गया। रात के 3:30 बजे यक्षित की नींद नन्ही प्रिंसेस के रोने की आवाज से खुल गई। यक्षित ने देखा कि वन्या की आंखें नींद से भरी हुई है, क्योंकि रात में भी उनकी प्रिंसेस 1-2 बार जाग चुकी थी। यक्षित ने वन्या को सोने का बोलकर बेबी प्रिंसेस को अपनी गोद में लिया तो उसने देखा कि नन्ही प्रिंसेस ने पॉटी कर दी थी, इसलिए वह रो रही थी। यक्षित ने वन्या को जगाने की कोशिश नहीं की और बेबी को लेकर वॉशरूम की तरफ चला गया। वन्या ने एक बार उसे समझाया था कि बेबी को क्लीन कैसे करना है। यक्षित ने ल्यूकवार्म वाटर जो बेबी की स्किन के लिए सुइटेबल था उससे बेबी को क्लीन किया और क्लोजेट रूम के एक सेक्शन जहां सिर्फ बेबी प्रिंसेस के ही कपड़े और उसकी ज़रूरत का सारा सामान रखा हुआ था, उसमें से बेबी के लिए गर्म कपड़े निकाले और उसे आराम से पहना दिया। उसने बेबी के सिर पर पिंक कलर की क्यूट सी टोपी भी पहना दी। फिर उसे गोद में लेकर थोड़ी देर तक प्यार किया। ऐसा करने से बेबी भी सो गई थी। यक्षित ने बेबी को लेकर वापस सुला दिया और उसे बेबी ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर दिया ताकि बेबी को ठंड न लग जाए। यक्षित की नींद आज बीच में कई बार टूट चुकी थी। वह काफी थका हुआ भी था, इसलिए बिस्तर पर सोते ही उसे नींद आ गई। धीरे धीरे करके 1 महीना ऐसे ही बीत गया। अब बेबी का नाजुक सा शरीर थोड़ा स्ट्रोंग हो गया था, साथ ही उसकी गुलाबी रंगत भी निखरने लगी थी। आज सिन्हानिया मैंशन में यक्षित और वन्या की बेबी प्रिंसेस का नामकरण संस्कार होना था। पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी थीं, जिसका कमान खुद चैतन्य दादाजी ने अपने हाथों ले रखा था। वन्या ने पहले वेद को रेडी किया। उसे नहलाकर एक क्रीम कलर का क्यूट सा कुर्ता और पजामा पहना दिया, जिसमें नन्हा सा वेद बहुत हैंडसम लग रहा था। उसके पापा ने भी सेम क्रीम कलर का कुर्ता और पजामा पहना हुआ था। वन्या ने बेबी को डार्क रेड कलर की एक क्यूट सी फ्रॉक पहनाई थी और उसने भी डार्क रेड कलर की एक खूबसूरत सी बनारसी सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी। बेबी होने के बाद तो वन्या की खूबसूरती में और भी इजाफा हो गया था। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वह 2 बच्चों की मां है। वन्या ने बेबी प्रिंसेस और वेद को रेडी करके बेड पर बिठा दिया था। वेद अपनी प्रिंसेस के साथ खेलने में लगा हुआ था। वन्या ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े होकर रेडी हो रही थी। वह अपने होठों पर रेड लिपस्टिक लगा रही थी। बाकी का काम पहले ही हो गया था। आंखों में काजल, चेहरे पर हल्का मेकअप, माथे पर छोटी सी बिंदी, बालों का खूबसूरत जोड़ा बनाया हुआ था। प्रेगनेंसी के बाद आज काफी बाद वन्या इस तरह रेडी हो रही थी। रेड कलर का ये शेड वन्या के गोरे बदन पर काफी ज्यादा फब रहा था। वन्या लिपस्टिक लगा ही रही थी कि तभी यक्षित दबे पांव वहां आया और वन्या को पीछे से बाहों में भर लिया। वन्या तो हैरान रह गई यक्षित की इस हरकत को देखकर। उसने यक्षित की तरफ घूरते हुए बच्चों की तरफ इशारा करते हुए धीरे से बोली, यक्षित क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या के कानों के पास अपने होंठ ले जाकर बोला, आई गैस अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूँ। वन्या उसे कसमसाते हुए खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, बातें बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी आप अपनी रोमांस की गियर पर ब्रेक लगाए, बच्चे इसी कमरे में हैं। अगर आपको इस तरह देख लिया तो मेरे नन्हे नन्हे बच्चे अपने पापा से क्या सीखेंगे? उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या की नेक पर अपनी नाक रगड़ते हुए बोला, सुध जाओ वाइफी, तुम हमेशा बच्चों का बहाना देकर अपने हैंडसम हबी को तड़पाती हो। तुम बेकार में ही हमारे बच्चों को बीच में ला रही हो। देखो उन्हें कितने प्यार से तो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। वो भी यही चाह रहे होंगे कि हमारे डैडी हमारी मम्मा से थोड़ा प्यार कर लें। उद्धरण चिन्ह। वन्या यक्षित के सीने पर मारते हुए बोली, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। अब छोड़िए मुझे, बच्चों के सामने ऐसी छिछोरी हरकतें मत कीजिए। यक्षित वन्या पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसकी तरफ छोटी आंखों से घूरते हुए बोला, अच्छा जी, मैं छिछोरी हरकतें कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा कोई सड़क छाप आशिक नहीं हूँ, तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वन्या भी यक्षित की तरफ देखते हुए अपनी आंखें चढ़ाकर बोली, मुझे पता है आप मेरे हस्बैंड हो, पर आप मेरे बच्चों के पापा भी हैं, इसलिए अब आप अपनी ये शैतानियां कम कर दीजिए मिस्टर सिन्हानिया। उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। वन्या यक्षित की आंखों में शरारत साफ साफ देख पा रही थी और वो ये भी समझ रही थी कि यक्षित उससे क्या मांगने वाला है, पर वो जानबूझकर अनजान बनते हुए बोली, क्या चाहिए आपको? उद्धरण चिन्ह। यक्षित वन्या की तरफ शरारत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, वैसे तो बहुत कुछ चाहिए वाइफी, पर फिलहाल के लिए मैं किससे काम चला लूंगा।
यक्षित की फरमाइश सुनकर वन्या उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। पर यक्षित भी आज उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। वैसे भी काफी वक्त हो चुका था उसे और वन्या को करीब आए हुए। वन्या ने एक नज़र अपने बच्चों की तरफ देखा जो अपने मम्मा डैडी के रोमांस से बेखबर आराम से खेलते हुए अपनी ही दुनिया में थे। वन्या ने मौका देखकर जल्दी से यक्षित की गाल पर एक बेबी किस कर दी। यक्षित उसे घूरता रह गया और बोला, वाइफी क्या तुम्हें मैं एक छोटा बच्चा नजर आता हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता पति को कहाँ किस किया जाता है? उद्धरण चिन्ह। वन्या समझ गई कि यक्षित बिना किस लिए मानने वाला नहीं है। उसने जैसे ही यक्षित के होंठों पर एक लाइट किस किया, छोटे छोटे हाथों के ताली बजाने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। जब उसने साइड में देखा तो वेद अपने मम्मा और डैडी को किस करता हुआ देख ताली बजा रहा था। वही बेबी प्रिंसेस भी अपनी मम्मा और डैडी को देख रही थी। वन्या यक्षित की तरफ घूरने लगी। यक्षित बच्चों की तरफ देखते हुए वन्या के कानों में बोला, ऐसे क्या देख रही हो जान? देखो हमारे बच्चे अपने मम्मा डैडी का प्यार देखकर कितने खुश हैं। वन्या ये बात झुठला नहीं सकती थी, क्योंकि वेद और बेबी प्रिंसेस की स्माइल से ही पता चल रहा था कि वे अपने मम्मा डैडी को साथ में देखकर कितने खुश हैं। वन्या ने वेद को अपनी गोद में लिया और यक्षित ने बेबी प्रिंसेस को अपनी गोद में ले लिया। चारों नीचे की तरफ आने लगे। पूजा की तैयारियां हो चुकी थी। पंडित जी भी आ गए थे। रजावत फैमिली और ओब्रॉय फैमिली भी आ चुकी थी। सबने आज ट्रेडिशनल वेयर ही पहन रखे थे। जीविका ने पिंक कलर की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी। वहीं युविका भी जीविका की हेल्प से एक ग्रीन कलर की प्री ड्रेप साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। शौर्य नजरें चुराते हुए बार बार युविका को ही देख रहा था, पर युविका इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थी। पूजा स्टार्ट हो गई। यक्षित और वन्या दोनों बेबी प्रिंसेस को अपनी गोद में लेकर पूजा में बैठ गए। पूजा करने के बाद पंडित जी ने बेबी प्रिंसेस के नाम का पहला अक्षर ई से दिया। यक्षित ने युविका की तरफ देखते हुए कहा, युविका नन्ही प्रिंसेस का नाम तुम रखोगी। यक्षित और वन्या ने इस बारे में पहले ही बात कर लिया था। यक्षित की बात सुनकर युविका बहुत खुश हो गई। उसने थोड़ी देर सोचते हुए बेबी प्रिंसेस के गालों पर किसी करते हुए कहा, भाई हमारी नन्ही सी प्रिंसेस का नाम होगा ईशानी। सबके चेहरे पर यह नाम सुनकर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। शैतान लिटिल प्रिंसेस कंटिन्यू। यक्षित की बात सुनकर युविका बहुत खुश हो गई। उसने थोड़ी देर सोचते हुए बेबी प्रिंसेस के गालों पर किसी करते हुए कहा, भाई हमारी नन्ही सी प्रिंसेस का नाम होगा ईशानी। सबके चेहरे पर यह नाम सुनकर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अब आगे चैतन्य दादाजी अपने फेस पर एक स्माइल लेकर बोले, ईशानी राय सिन्हानिया। युविका बेटा बहुत ही सुंदर नाम दिया आपने। सबको ये नाम बहुत पसंद आया। युविका दादाजी की तरफ देखकर एक स्माइल पास करते हुए बोली, भाई भाभी आपको प्रिंसेस का नाम पसंद आया ना? उद्धरण चिन्ह। यक्षित और वन्या ने एक नज़र एक दूसरे को देखा, फिर स्माइल करते हुए युविका के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, इट्स अ ब्यूटीफुल नेम प्रिंसेस। युवान युविका की तरफ देखते हुए बोला, जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा काम किया। उद्धरण चिन्ह। युविका युवान को आंखों के कोनों से घूरते हुए बोली, सीधे मुंह तारीफ कर दोगे तो मुंह बिगड़ नहीं जाएगा आपका। इससे पहले कि दोनों फिर से शुरू हो जाते अनिल जी दोनों को रोकते हुए बोले, बेटा युविका युवान तुम दोनों अभी फिर से लड़ने मत लग जाओ, हम। उद्धरण चिन्ह। अनिल जी के चुप कराने पर दोनों शांत हो गए। पूजा खत्म होने के बाद सबने नन्ही ईशानी को प्यारे प्यारे से गिफ्ट दिए। आस्था भी अपनी मम्मा के साथ आई हुई थी। वह अपनी गोल गोल आंखों से बेबी को गौर से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक प्रिंसेस दूसरी छोटी प्रिंसेस को देख रही हो। वेद आस्था के बगल में खड़ा होकर अपनी प्रिंसेस की तरफ देखते हुए बोला, आज ता मेरी बेबी प्रिंसेस बहुत क्यूट है ना? नन्ही ईशानी जो कि अपनी मम्मा की गोद में थी, वह अपनी टिमटिमाती आंखों से दोनों को देख रही थी। वन्या थोड़ी थकी हुई लग रही थी, इसलिए भाविका ने उसे सोफे पर बैठने को कहा। वह बेबी को लेकर सोफे पर बैठ गई। वेद और आस्था बंदरों की तरह उछलते कूदते हुए सोफे के एक साइड पहुंच गए। आस्था अपने नन्हे नन्हे हाथों से नन्ही ईशानी के रुई से मुलायम पैर को छूकर देखती तो कभी हाथों को। अपने सामने इतने छोटे और प्यारे से बेबी को देखकर आस्था हैरान होने के साथ साथ बहुत खुश भी थी। वह अपनी मम्मा की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोली, मम्मा शी इज़ वेरी सॉफ्ट। भाविका आस्था के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, छोटे बेबी सॉफ्ट ही होते हैं बेटा। वेद और आस्था दोनों बेबी प्रिंसेस के साथ खेलने लगे। नन्ही ईशानी भी दोनों को ध्यान से देख रही थी। फिर उसकी प्यारी प्यारी आंखें आस्था के क्यूट से ब्लू कलर के हेयरबैंड पर टिक गई। नन्ही ईशानी ने आस्था का हेयरबैंड पकड़ लिया। आस्था और वेद हैरान होकर ईशानी की तरफ देखने लगे।
ईशानी उसे अपनी मुट्ठी में भींच कर लेने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर वन्या नन्ही ईशानी का हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, बेटा इट्स वेरी बैड। चलो आस्था दीदी का हेयर बैंड छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। पर ईशानी भी बहुत इंटेलिजेंट बच्ची थी। उसने ना में सिर हिला दिया जैसे कि वह मम्मा की बात समझ रही हो। तभी वहां पर यक्षित भी आ गया। ईशानी का ये रिएक्शन देखकर यक्षित स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाया। वन्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी नन्ही राजकुमारी की शैतानियों को देख रही थी। वह यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, देखा आपने कितनी शैतान हो गई है आपकी राजकुमारी। आस्था अभी भी अपने हेयर बैंड को कसकर पकड़े हुए थी, क्योंकि नन्ही ईशानी की मुट्ठी अभी भी उसके हेयर बैंड पर कसी हुई थी। भाविका बोली, लगता है लिटिल प्रिंसेस को अपनी आस्था दीदी का हेयर बैंड बहुत पसंद आ गया है। उद्धरण चिन्ह। भाविका आस्था की तरफ देखते हुए बोली, बेटा आप ये हेयर बैंड लिटिल प्रिंसेस को दे दो, मम्मा आपके लिए दूसरी हेयर बैंड दिलवा देंगी। आस्था ना में सिर हिलाते हुए बोली, नो मम्मा इट्स माई फेवरेट, मैं इसे लिटिल प्रिंसेस को नहीं दूंगी। फिर आस्था वेद की तरफ देखते हुए मासूमियत में बोली, बुद्धू तुम अपनी लिटिल प्रिंसेस को समझाओ ना। उद्धरण चिन्ह। वेद बेचारा क्या करता, कभी वह अपनी शैतान सी प्रिंसेस को देखता तो कभी अपनी बेस्टी को। नन्हे से वेद को समझ नहीं आ रहा था कि वह किसकी साइड ले। इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, नन्ही ईशानी अपनी पूरी ताकत लगाकर आस्था का हेयरबैंड निकाल लेती है। फिर क्या था, ये देखकर आस्था रोने लगी। ये देखकर वेद को बहुत बुरा लग रहा था। वही भाविका भी आस्था के इस रिएक्शन से हैरान थी। इससे पहले कि वह आस्था को चुप कराती, यक्षित भाविका को रोकते हुए आस्था के पास जाता है और उसे प्यार से अपनी गोद में उठा लेता है। आस्था अपनी आंखों में आंसू लेकर यक्षित की तरफ देखने लगी। वन्या अपनी नन्ही प्रिंसेस को डांटते हुए बोली, बच्चा ये क्या किया आपने, बड़ी दीदी को रुला दिया, इट्स वेरी बैड। वन्या ने इतना कहा ही था कि तभी बेबी ईशानी भी रोना शुरू कर देती है। आस्था जो कि यक्षित की गोद में रो रही थी, वो नन्ही ईशानी की तरफ देखने लगी। रोते हुए ये नन्ही शैतान बेहद ही मासूम लग रही थी। आस्था को लिटिल प्रिंसेस को यूं देखता देख यक्षित उसे बेबी के पास बिठा देता है। आस्था अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए बोली, बेबी प्रिंसेस आप रो मत, आप ये हेयर बैंड रख लो, मैं दूसरी खरीद लूंगी। मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत सारा प्यार करती हैं, वो मुझे बहुत सारी ब्यूटीफुल हेयर बैंड्स दिलवा देंगी। उद्धरण चिन्ह। नन्ही ईशानी आस्था की तरफ ध्यान से देखने लगी। उसने हेयर बैंड पकड़ा और आस्था के हाथों में देकर उसकी तरफ देखने लगी, जैसे बोल रही हो, बड़ी दीदी आप ये रख लो, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, ये मुझ में आएगा भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। नन्ही ईशानी की इस एक्ट को देखकर सबको बहुत हैरानी हो रही थी। खासकर यक्षित और वन्या को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी, क्योंकि इतनी सी ईशानी में इतनी समझदारी। दोनों स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। आस्था नन्ही ईशानी के गालों को अपने छोटे छोटे हाथों से छूते हुए बोली, लिटिल प्रिंसेस जब आप बड़े हो जाओगे ना तो मैं आपको बहुत सारे हेयर बैंड्स गिफ्ट करूंगी, ओके। नन्ही ईशानी अपने नन्हे नन्हे हाथों को आस्था की तरफ आगे कर देती है। ये देखकर आस्था कंफ्यूज्ड होकर अपनी मम्मा से बोली, मम्मा क्या बेबी प्रिंसेस मेरे बालों को भी खींचना चाहती है। उद्धरण चिन्ह। आस्था की मासूमियत भरी बातें सुनकर भाविका स्माइल करते हुए बोली, अरे नहीं बेटा, शायद बेबी प्रिंसेस तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती है। अपनी मम्मा की बातें सुनकर आस्था के चेहरे पर चमक आ गई। वह नन्ही ईशानी की तरफ झुक गई तो वह उसके होंठों के साथ खेलने लगी। फिर आहिस्ते से उसके छोटे से नाक को भी छूने लगी। आस्था कभी भाविका को देखती तो कभी यक्षित और वन्या को। बेबी प्रिंसेस के इस तरह छूने से आस्था स्माइल करने लगी। आस्था को स्माइल करता देख नन्ही ईशानी के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। तभी वहां पर उछलता कूदता बच्चों का फेवरेट युवान चाचू आ गया। उसने बेबी प्रिंसेस को अपनी गोद में ले लिया। तभी अचानक बेबी प्रिंसेस रोना शुरू कर देती है। युवान हैरान होकर यक्षित और वन्या की तरफ देखने लगा, जैसे कह रहा हो, मैंने कुछ नहीं किया। तभी उसे अपना कुर्ता गीला गीला फील हुआ। उसने प्रिंसेस को अपने सीने से हटाकर दोनों हाथों में पकड़ लिया, जिससे बेबी एकदम शांत हो गई। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, अच्छा तो आप इसलिए रो रहे थे, चाचू के कपड़े गीले करके आपको बहुत मजा आता है ना, छोटू शैतान। उद्धरण चिन्ह। युवान का रिएक्शन देखकर नन्ही ईशानी स्माइल करने लगी। यक्षित ने बेबी प्रिंसेस को अपनी गोद में ले लिया। फिर वह ऊपर की तरफ जाने लगा ताकि बेबी को कपड़े चेंज करा सके। उनके जाने के बाद भाविका भी आस्था को लेकर अपने घर के लिए निकल गई। वन्या वेद को लेकर ऊपर की तरफ जाने लगी ताकि उसके कपड़े चेंज कर सके।
पूजा खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर के लिए निकल गए। विन्या भी वेद को अपनी गोद में उठाकर ऊपर ले आई। तब तक यक्षित ने बेबी प्रिंसेस के कपड़े चेंज कर दिए थे। विन्या भी अपने कपड़े चेंज करके वेद को भी चेंज करा देती है। फिर बेबी को लेकर बेड पर आ गई और उसे फीडिंग कराने लगी। यक्षित वेद को सुलाने लगा। थोड़ी ही देर में नन्ही ईशानी फीडिंग करते करते ही सो गई। विन्या ने आहिस्ते से नन्ही ईशानी को खुद से अलग किया और उसके भाई के बगल में सुला दिया। वेद नींद में आहिस्ते से अपने छोटे से हाथों से बेबी को हक करके सो गया। ये देखकर यक्षित और विन्या के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। विन्या ने बारीक बारी से दोनों के माथे को चूम लिया। यक्षित विन्या के सिर पर प्यार से किस करते हुए बोला, वाइफी रात बहुत हो गई है, चलो अब तुम भी सो जाओ। विन्या ने हाँ में सिर हिलाया और वो भी बेबी के बगल में लेट गई। यक्षित ने उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर दिया, फिर खुद भी वेद के बगल में सो गया। रजावत मेंशन। अनय और दृष्टि का कमरा। अनय को एक इम्पोर्टेंट बिजनेस कॉल आ गया था, इसलिए वह अपने स्टडी रूम में था। दृष्टि कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी और आसमान की तरफ देखते हुए कुछ सोचने में लगी थी। लगभग 1 घंटे बाद अनय कॉल डिस्कनेक्ट करके बेडरूम में आया तो उसने देखा कि दृष्टि खिड़की के पास खड़ी है। उसे लगा था कि वह अब तक सो चुकी होगी। वह आहिस्ते से दृष्टि के पास गया और उसे पीछे से हक कर लिया। अनय के हक करते ही दृष्टि अपने ख्यालों से बाहर आई। तभी अनय के हाथों पर पानी की कुछ बूंदें महसूस हुई। ये महसूस होते ही अनय दृष्टि से अलग हुआ और उसके कंधे पकड़कर अपनी तरफ कर लेता है। दृष्टि छत से अपने आंसू पोंछ लेती है। अनय उसकी तरफ फिक्र भरी निगाहों से देखते हुए बोला, दृष्टि तुम ठीक तो हो? दृष्टि अनय की तरफ देखते हुए हल्की स्माइल के साथ बोली, हाँ अनय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना था? उद्धरण चिन्ह। अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम मुझसे झूठ बोलोगी? तुमसे ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूँ, इसलिए खुद को मुझसे छिपाने की कोशिश मत करो। दृष्टि अनय की आंखों में देखती रही, जो कि उसके लिए बहुत सारी फिक्र लेकर खड़ा हुआ था। दृष्टि खुद को रोक नहीं पाए और उसकी आंखों से आंसू की 2-3 बूंद गिर पड़ी। अनय समझ गया कि जरूर कोई बात है। दृष्टि अनय के सीने से लग गई। अनय ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया। दृष्टि अभी भी अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिशें कर रही थी, पर आज उसका दिल और दिमाग दोनों की आपस में ही जंग चल रही थी। थोड़ी देर तक दृष्टि को संभालने के बाद अनय उसे बैग पर ले आया और आराम से बिठा दिया। अनय ने दृष्टि को पानी का ग्लास लेकर उसे पानी पिलाने लगा। फिर दृष्टि के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसकी तरफ फिक्र भरी निगाहों से देखते हुए बोला, बताओ क्या बात है? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा? दृष्टि ने एक नज़र अनय की तरफ देखा, फिर उसके सीने पर अपना सिर टिकाते हुए बोली, अनय प्लीज, मैं अभी आपकी बाहों में सोना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अनय ने कुछ नहीं कहा और दृष्टि को बेड पर आराम से सुलाकर खुद उसके बगल में लेट गया। उसने दृष्टि और खुद को ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर दिया। दृष्टि सरकते हुए अनय के करीब आ गई और उसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेट दिए। अनय ने भी अपनी वाइफी को अपनी बाहों में समेट लिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। टू बी कंटिन्यूड। 191 युवन की हाकेटन। अनय ने कुछ नहीं कहा और दृष्टि को बेड पर आराम से सुलाकर खुद उसके बगल में लेट गया। उसने दृष्टि और खुद को ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर दिया। दृष्टि सरकते हुए अनय के करीब आ गई और उसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेट दिए। अनय ने भी अपनी वाइफी को अपनी बाहों में समेट लिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। अब आगे। अनय के यूं हाथ फेरने से दृष्टि की पलकें भारी होने लगी और थोड़ी ही देर में वह नींद के आगोश में चली गई। अनय ने उसके सिर पर प्यार से किस किया और उसे अपनी बाहों में लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में वो भी सो गया। अगली सुबह। सिन्हानिया मेंशन। यक्षित की जब आंखें खुली तो उसकी निगाहें सबसे पहले अपनी प्रिंसेस पर पड़ी, जो कि नींद से जाग चुकी थी और चुपचाप खेल रही थी। शायद वह अपनी मम्मा, भाई और डैडी की नींद खराब करना नहीं चाहती थी। यक्षित की निगाहें जब नन्ही ईशानी पर पड़ी तो उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने आहिस्ते से ईशानी को अपने ऊपर कर लिया और उसके साथ खेलने लगा। वेद नींद में सरकते हुए अपनी मम्मा के पास चला गया और विन्या ने भी उसे अपने सीने में छिपा लिया। दोनों माँ बेटे सुकून की नींद ले रहे थे। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। यक्षित नन्ही ईशानी को अपने ऊपर करके उसके मुलायम गालों को चूमते हुए बोला, मेरी नन्ही प्रिंसेस नींद से जाग गई। उद्धरण चिन्ह। नन्ही ईशानी अपनी टिमटिमाती आंखों से अपने डैडी की तरफ देख रही थी। बाहर ठंड काफी बढ़ चुकी थी, इसलिए यक्षित ने उसे ठंड से बचने के लिए रात को ही गर्म कपड़े पहना दिए थे। पिंक कलर की क्यूट सी छोटी शर्ट, नीचे छोटा सा मैचिंग पैंट, बेबी के छोटे छोटे क्यूट से पैरों में मोजे, सिर पर क्यूट सी टोपी।
नन्ही ईशानी इस लुक में बेहद ही प्यारी लग रही थी। बस उसका छोटा सा गुलाबी चेहरा दिखाई दे रहा था, बाकी सब ढंका हुआ था। यक्षित अपनी प्रिंसेस के साथ खेल रहा था। वही बेबी अपने छोटे छोटे हाथों को अपने डैडी के चेहरे पर फिराते हुए बहुत खुश हो रही थी। यक्षित ने आहिस्ते से बेबी के उस हाथ को अपने हाथों में लिया और उसे प्यार से चूम लिया। यक्षित उसकी पीठ को प्यार से सहलाते हुए बोला, बच्चा आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? आपको ठंड नहीं लग रही? उद्धरण चिन्ह। डैडी के इस सवाल पर नन्ही ईशानी उसकी तरफ टिमटिमाती आंखों से देखने लगी। फिर अचानक से अपने पापा के सीने से चिपक गई, जैसे कि वो कह रही हो, डैडी मैं आपकी गोदी में छूऊंगी। अपनी प्रिंसेस की इस हरकत को देखकर यक्षित स्माइल करता है और अपने दोनों हाथों को बेबी की पीठ पर रखकर एक ब्लैंकेट से दोनों को कवर कर देता है। लगभग आधे घंटे तक यक्षित बेबी को लेकर बेड पर यूं ही रहता है। फिर अचानक उसे अपनी शर्ट पर कुछ गीला गीला महसूस होता है। वह ब्लैंकेट हटाकर जब देखता है तो उसकी नन्ही प्रिंसेस अपना काम कर चुकी थी। मतलब उसने अपने डैडी की शर्ट गीली कर दी थी। यक्षित नाटक करते हुए अपनी प्रिंसेस की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, बेटा आपको सुबह सुबह शैतानी सूझती है। उद्धरण चिन्ह। अपने डैडी की शिकायतें सुनकर ईशानी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह अपने डैडी के सीने में छिप जाती है। यक्षित बहुत ही प्यार से उसके सिर को चूम लेता है और उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। बेबी को चेंज करने के बाद वह उसे उसके क्रेडल, जो कि बेडरूम में ही मौजूद था, उसमें डाल देता है। क्रेडल में नन्ही ईशानी के खेलने के लायक बहुत से खिलौने थे। यक्षित उसे क्रेडल में डालते हुए बोला, अब आप अपने टॉयज के साथ खेलो, हम डैडी जिम करके आते हैं। ये बोलकर वह ईशानी के माथे को प्यार से चूम लेता है। ईशानी थोड़ी देर तक अपनी टिमटिमाती आंखों से अपने डैडी को देखती है, फिर अपने दोनों हाथ हवा में कर लेती है, जैसे कह रही हो, डैडी मुझे भी साथ में ले लो, मैं भी आपके साथ जिम जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। बेबी प्रिंसेस का ये रिएक्शन देखकर यक्षित स्माइल करते हुए बोला, बच्चे अभी आप बहुत छोटे हो, जब आप बड़े हो जाओगे बिल्कुल अपने भाई के जितने तो मैं आपको भी जिम लेकर जाऊंगा, ओके। ये बोलकर वह ईशानी के गुलाबी गालों को आहिस्ते से पींच कर देता है और वॉशरूम की तरफ चेंज करने चला गया। उसने जिम वेयर पहन लिए। जब बाहर आया तो देखा कि विन्या और वेद चैन से सो रहे हैं। बेबी प्रिंसेस क्रेडल में अपने खिलौनों के साथ खेलने में बिजी है। तीनों को देखकर यक्षित के फेस पर एक स्माइल आ गई। फिर वो जिम के लिए चला गया। जिम में सारे लोग मौजूद थे, पर युवान वो आज भी गायब था। कुछ दिनों तक तो वो कंटिन्यू जिम कर रहा था, पर अभी कुछ दिनों से ठंड का बहाना देकर वह चैन की नींद सो रहा था। सबने यक्षित को गुड मॉर्निंग विश किया। यक्षित ट्रेडमिल पर भागते हुए आस्तिक की तरफ देखते हुए बोला, युवान क्यों नहीं आया? उद्धरण चिन्ह। आस्तिक बोला, वो अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा होगा बॉस। यक्षित खुद से बोला, ये लड़का भी ना पता नहीं कब सुधरेगा। आस्तिक यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, बॉस आप कहें तो उसे जगा कर आता हूँ। यक्षित बोला, तुम रहने दो, मैं खुद जा रहा हूँ उसे जगाने। उद्धरण चिन्ह। यक्षित जिम से निकलकर युवान के कमरे की तरफ जाने लगा। आस्तिक भी उसके पीछे पीछे जाने लगा, क्योंकि उसे पता था कि उस छोटे कुंभकर्ण को जगाना किसी अकेले की बस की बात नहीं थी। यक्षित युवान के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। अंदर का नज़ारा देखकर यक्षित की आंखें खुली की खुली रह गई। वहीं आस्तिक भी युवान के कमरे को ध्यान से देखने लगा। ये किसी इंसान के कमरे से ज्यादा एक कबाड़खाना ज्यादा लग रहा था। कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। उसके स्टडी टेबल पर भी पेंसिल्स और नोटबुक्स इधर उधर बिखरे पड़े थे। कमरे की हालत देखकर यक्षित की आंखें छोटी हो गई। वही बेड की तरफ जब नजरें दौड़ाई तो देखा कि युवान बड़े से मास्टर बेड में फैलकर सो रहा था। उसकी एक टांग ब्लैंकेट से बाहर थी, हाथ भी इधर उधर लटके हुए थे। आधे से ज्यादा ब्लैंकेट तो फर्श पर था। ये देखकर यक्षित ने अपना सिर पीट लिया और आस्तिक की तरफ देखते हुए बोला, उठाओ इसे। उद्धरण चिन्ह। आस्तिक हाँ में सिर हिलाते हुए युवान के पास गया और उसके कंधे को हिलाते हुए बोला, छोटे मॉन्स्टर और कितना सोओगे, अब उठ भी जाओ। पर युवान पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। आस्तिक ने दोबारा कोशिश की, पर इस बार उसने आस्तिक को अपनी भाभी समझ बैठा। वह नींद में कुनकुनाते हुए बोला, भाभी प्लीज थोड़ी देर और सोने दो ना। उद्धरण चिन्ह। आस्तिक अपनी आंखें छोटी करके युवान को घूरने लगा और अपने मन में बोला, मैं इसे मैडम नजर आ रहा हूँ। अब यक्षित उसे जगाने की कोशिश करने लगा। युवान नींद में यक्षित को बेड पर खींच लेता है। यक्षित इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए डिसबैलेंस होकर वह युवान के बेड पर गिर जाता है। युवान की इस हरकत पर यक्षित उसे खा जाने वाली नजरों से घूरता है। वहीं यक्षित की हालत देखकर आस्तिक मुंह दबाकर हंसने लगा।
यक्षित ने उसे एक नज़र गुस्से से घूरा, जिससे वह चुप हो गया और धीरे से बोला, सॉरी बॉस। युवान ने भी जम्हाई लेते हुए अपनी आंखें खोली तो वह अपने भाई को अपने बेड पर देखकर चिल्ला उठता है। यक्षित उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरता है, जिससे युवान अपना मुंह बंद कर यक्षित को बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोला, भाई आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। यक्षित युवान को छोटी आंखों से घूरते हुए बोला, जस्ट शट अप, अपना मुंह बंद रखो तुम। यक्षित का चेहरा देखकर युवान ने अपने मुंह पर हाथ रख दिए। युवान के एक हाथ अभी भी यक्षित को थामे हुए था। ये देखकर यक्षित उसे तीखी नज़रों से हाथों की तरफ इशारा करता है, जिससे वह उसके हाथों को जल्दी से छोड़ देता है। फिर युवान दोबारा ब्लैंकेट को ओढ़ने की कोशिश करता है। उसकी इस हरकत पर आस्तिक अपना सिर पीट लेता है। ऐसे अतरंगी काम युवान के अलावा किसी और से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। यक्षित युवान को घूरते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं यहाँ तुम्हें जगाने आया हूँ और तुम बेशर्मों की तरह फिर से सो रहे हो। उद्धरण चिन्ह। युवान ब्लैंकेट से सांप की तरह अपना चेहरा निकाल कर बोला, भाई मैंने कपड़े पहन रखे हैं तो मुझे शर्म क्यों आएगी? ये बोलकर वह ही करता हुआ अपनी बत्ती सी दिखाने लगा। यक्षित अपना सिर पीटते हुए अपने मन में बोला, ओह गॉड प्लीज गिव हिम सम ब्रेन। उद्धरण चिन्ह। आस्तिक युवान की तरफ देखकर नमे सिर हिलाते हुए बोला, एक बात बताओ छोटे मॉन्स्टर, भगवान जब दिमाग बांट रहे थे तब क्या तुम सबसे लास्ट लाइन पर खड़े थे? युवान आस्तिक की तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो? और मुझे कैसे पता होगा कि मैं उस वक्त किस लाइन में खड़ा था? हो सकता है कि मैं तुम्हारे आगे ही खड़ा रहा होऊंगा। उद्धरण चिन्ह। आस्तिक युवान का तर्कपूर्ण जवाब सुनकर अपना सिर पीटते हुए यक्षित से बोला, बॉस इस नमूने का कुछ नहीं हो सकता। यक्षित अपने माथे को रब करते हुए बोला, यू आर राइट। फिर युवान की तरफ देखते हुए बोला, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम कंपनी ज्वाइन करने से पहले ही कंपनी डुबा दोगे। उद्धरण चिन्ह। युवान अपने भाई की तरफ देखते हुए बोला, नहीं भाई, यू आर रोंग। मैं अगर कंपनी ज्वाइन कर लूंगा तो हमारा बिजनेस और बढ़ जाएगा। पूछो कैसे? उद्धरण चिन्ह। यक्षित और आस्तिक उसे घूरते हुए बोले, कैसे? युवान अपने आप पर प्राउड फील करते हुए बोला, क्योंकि मेरी वजह से कंपनी के बिजनेस पार्टनर्स और बाकी के क्लाइंट का फ्री में एंटरटेनमेंट हो जाएगा और लोग मेरे आसपास रहने के लिए आपसे बिजनेस करते रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। युवान का जवाब सुनकर यक्षित उसे खतरनाक आंखों से घूरते हुए बोला, अगर मेरे 3 गिनते तक तुम जिम की तरफ नहीं गए तो आज तुम्हारा ब्रेकफास्ट बंद करवा दूंगा। यक्षित ने एक ही कहा था कि युवान बिजली की स्पीड से जिम की तरफ भाग गया। आस्तिक अपनी आंखें फाड़े देखता ही रह गया। फिर दोनों भी जिम की तरफ चले गए। कॉलेज में युवान और शौर्य क्लासरूम में बैठे हुए थे। दरअसल आज उन्हें मार्केटिंग की असाइनमेंट सबमिट करनी थी, पर दोनों की शक्लें देखकर लग रहा था कि उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। दोनों एक दूसरे के साथ खुसूर फुसूर करने में लगे थे। युवान अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, यार हमें मार्केटिंग असाइनमेंट भी मिली थी, मुझे तो याद भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। शौर्य भी इधर उधर देखते हुए बोला, सेम हियर ब्रो, मुझे भी याद नहीं रहा। लगता है आज तो विवेक भाई से तगड़ी डांट पड़ने वाली है। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैंने इस बार पढ़ाई में लापरवाही की तो मुझे वापस लंदन भेज देंगे। युवान शौर्य की तरफ देखते हुए बोला, ब्रो हम एक काम करते हैं, क्लास छोड़कर भाग जाते हैं। जब हम क्लास में रहेंगे ही नहीं तो असाइनमेंट सबमिट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। शौर्य को भी युवान का आइडिया जम गया। दोनों बाहर भागने ही वाले थे कि तभी क्लास की एक लड़की उनके पास आ गई। तीखी नाक, बड़ी बड़ी काली गहरी आंखें, बालों को हाई पोनीटेल में बांधे हुए वो दिखने में किसी प्रोफेसर की तरह स्ट्रिक्ट लग रही थी, पर वो उनकी तरफ ही एक नॉर्मल स्टूडेंट थी जिसने मिड सेमेस्टर में ही कॉलेज में एडमिशन लिया था, पर वह बाकी बच्चों की तुलना में बहुत इंटेलिजेंट थी। कॉलेज के प्रोफेसर भी अक्सर उसकी तारीफ करते थे। आज मार्केटिंग की प्रोफेसर ने उसे सारे स्टूडेंट से असाइनमेंट कलेक्ट करने का कहा था और ये लड़की वही काम कर रही थी। उस लड़की को अपनी तरफ आता देख शौर्य युवान के कानों में बोला, भाई ये खड़ूस लड़की तो हमारी तरफ ही आ रही है। युवान बोला, तू फिक्र मत कर, तेरा भाई है ना। वो लोग कुछ सोच पाते इतने में ही वो लड़की उनके पास आ गई और दोनों को अजीब तरह से देखते हुए बोली, असाइनमेंट। उद्धरण चिन्ह। युवान ने उस लड़की को देखा और बोला, वो हम लाना भूल गए। युवान का जवाब सुनकर वो लड़की उसे घूर कर देखते हुए बोली, लाना भूल गए या याद ही नहीं रहा कि असाइनमेंट भी करना है। उस लड़की ने क्लासरूम में दोनों को पहले ही नोटिस किया था। वो जानती थी कि दोनों लड़के पढ़ाई से जी चुराते हैं, इसलिए वो समझ गई थी कि दोनों ने असाइनमेंट किया नहीं होगा। युवान उस लड़की की तरफ घूरते हुए बोला,
तुमसे मतलब, तुमने अपना असाइनमेंट कर लिया है ना, तो तुम खुश रहो और हमें चुपचाप यहाँ से जाने दो। युवान ने ये किसी छोटे बच्चे की तरह कहा। वो लड़की युवान पर एक सर्द निगाह डालते हुए बोली, ओके, तुम अपना काम करो और मैं प्रोफेसर को बताकर अपना काम करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर युवान और शौर्य एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। शौर्य युवान की तरफ खुसूर फुसूर करते हुए बोला, यार ये लड़की तो जितना सोचा था उससे भी ज्यादा खड़ूस निकली। युवान उसकी तरफ देखते हुए मासूम सी शक्ल बनाकर बोला, एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह। वो लड़की एक बार फिर युवान की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे किसी पागल को देख रही हो। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, नाम जानकर क्या करोगे? युवान उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें नाम से बुलाऊंगा और क्या। तुम्हें ये लड़की बोलते हुए अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछ लिया। उद्धरण चिन्ह। टू बी